हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने जो डेफिनेशंस देखी थी लेंथ और 1 मीटर का, उसके बाद में हम आज दूसरी एसआई यूनिट्स की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो दूसरी एसआई यूनिट को देखते हैं। दूसरी फंडामेंटल जो क्वांटिटी हमारी, उसको कहते हैं मास। फर्स्ट क्वांटिटी जिसे हमने पढ़ा था लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में आइए देखते हैं मास। तो मास क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है मास, तो मास सिंपली क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास जितना मटेरियल है, जितना मैटर है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी को कहते हैं उसका मास। जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, और उतना ज़्यादा मैसिव होगा उतना ज़्यादा उसका मास होगा। तो मास की डेफिनेशन क्या बने स्टूडेंट्स? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है इज कॉल्ड इट्स मास। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मास कहते हैं। ओके। अब मास का हमने जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से केजी, स्मॉल लेटर में। तो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन बनाना है। जिस तरह से डेफिनेशन हमने 1 मीटर का बनाया था, तो ये भी इंटरनेशनल ब्यूरो ने बनाया था डेफिनेशन। तो उसी डेफिनेशन को पूरे इंटरनेशनली 1889 में एक्सेप्ट किया गया था। तो देखिए क्या डेफिनेशन है 1 किलोग्राम की। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। व्हाट इज इंटरनेशनल प्रोटोटाइप? 1 किलोग्राम क्या है? एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है इंटरनेशनली जिसे बनाया गया हो पूरी दुनिया के लिए। एक प्रोटोटाइप, एक नमूना बना गया हो। प्रोटोटाइप मतलब नमूना होता है ऑफ द किलोग्राम। और ये जो नमूना था, ये नमूना क्या था? एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर था स्टूडेंट्स। एक इस टाइप का सिलेंडर था, प्लेटिनम इरिडियम, जो दो तरह की मेटल से मिलकर बना था। प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय था, एलॉय ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, अ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। मतलब ये कहाँ पर रखा गया है जो सिलेंडर है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ये एक संस्था का नाम है जो कहाँ पर है? एट सेवरस नियर पेरिस, फ्रांस। मतलब पेरिस के पास में एक जगह है सेवरस करके, वहाँ पर इस सिलेंडर को रखा गया है। और इस सिलेंडर का जितना मास है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिस सिलेंडर का जितना मास है उस मास को ही हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? 1 किलोग्राम। और इस सिलेंडर को भी पूरा पैक करके रखा गया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय है जो सिलेंडर बना हुआ है। इस सिलेंडर का जितना मास होता है उसको ही हम क्या मानते हैं? 1 किलोग्राम मानते हैं, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में सेवरस में, फ्रांस के पास में, पेरिस में रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, टाइम की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, तो अब हम दूसरी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन है टाइम। ओके, टाइम इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सेकंड। सेकंड में इसको मेज़र किया जाता है, और सेकंड स्मॉल एस इसके लिए सिंबल है। तो टाइम का जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए पहले हमें कुछ वर्डिंग आना चाहिए। ये डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए कुछ वर्डिंग पहले समझते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्या है स्टूडेंट्स? जिसे आपने देखा होगा, जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एटम। तो एटम के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एटम के अंदर नॉर्मली होता है, एक अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसके आसपास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस तरह से ऑर्बिट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन। ओके। तो एटम का जो सेंटर होता है उस सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस। और सेंटर के पास में जो ये जो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इस सर्कुलर शेप में, इस सर्कुलर शेप को, इसको और इसको कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। जैसे दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी ऑर्बिट में होते हैं, सबसे बाहरी क्लास में होते हैं, उनको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना। जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी ऑर्बिट में होते हैं उनको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे बाहरी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। इन ऑर्बिट
के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी होता है, तभी एनर्जी से ये घूम पा रहे हैं। अगर एनर्जी होगा किसी पार्टिकल के पास में तभी वो मूवमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में, इलेक्ट्रॉन को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ एनर्जी है। मान लेते हैं अभी इलेक्ट्रॉन के पास नॉर्मल एनर्जी, कितना एनर्जी है, नॉर्मल एनर्जी है। अभी इसको जितना एनर्जी है उसको कहते हैं नेचुरल एनर्जी। ओके, अगर इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, है ना। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी और एनर्जी दे दी जाए तो उसका जो लेवल था वो लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल बनाए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी लेवल है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये इसका ग्राउंड स्टेट, क्या कहेंगे इसको, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जितनी एनर्जी उसको नेचुरली प्रोवाइड थी उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अभी इलेक्ट्रॉन के पास नॉर्मल एनर्जी थी जिससे वो मूवमेंट कर पा रहा था। अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी और एनर्जी दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं जब ये एक्साइट हो जाएगा तो इसका एनर्जी लेवल बढ़कर अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, इसका एनर्जी बढ़ गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पर, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गया है। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी कुछ छोटे छोटे लेवल्स होते हैं एनर्जी के। क्या होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी के लेवल होते हैं। किस में होते हैं ये दोनों लेवल, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। इन लेवल्स को कहा जाता है हाइपर फाइन लेवल। क्या कहा जाता है, हाइपर फाइन लेवल। वापस से देखें क्या हुआ, एटम है, एटम के अंदर जो सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एटम के जो बाहर जो ऑर्बिट होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी जाती है तो ग्राउंड स्टेट से उठकर कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। अब हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे कोई क्लास होती है तो क्लास के अंदर भी सेक्शन होते हैं, उसी तरह से इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी 2 सेक्शन है। इनको बोलते हैं हाइपर फाइन लेवल। हो सकता है 2 से ज़्यादा हो, तो इन लेवल को कहा जाता है हाइपर फाइन लेवल। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी गेन करके यहाँ से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। इस तरह से इसका प्रोसेस चलता रहता है। मतलब ये जो 2 हाइपर फाइन लेवल हैं, इन दोनों के बीच में मूवमेंट करता रहेगा। थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर वो एनर्जी जो गेन करी तो उसको निकाल देगा, बाहर आ जाएगा, फिर गेन करके ऊपर चला जाएगा, फिर गेन बाहर निकाल के बाहर आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। हम ये वर्ड यूज़ करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक हाइपरफाइन लेवल से दूसरे हाइपरफाइन लेवल में होता है, जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। कहाँ से, एक लेवल से दूसरे लेवल में। जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, हो सकता है कुछ एनर्जी, या एनर्जी को कहा जाए, इन टर्म में कहा जाए रेडिएशन। क्या कहा जाए स्टूडेंट्स, रेडिएशन, है ना। रेडिएशन को हम लाइट भी बोलते हैं। रेडिएशन एक जनरल वर्ड है। रेडिएशन का मतलब होता है लाइट, वेव, ठीक है, रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन एक हाइपरफाइन लेवल से दूसरे हाइपरफाइन लेवल में जाता है तो या तो वो रेडिएशन या एनर्जी को अपने में एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी को निकाल देगा। इस तरह से उसका प्रोसेस चलता जाता है। जब एक से दूसरे में जाता है और दूसरे से वापस एक में आता है तो इसको हम बोलते हैं 1 पीरियड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, 1 पीरियड। मतलब इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, एक से ऊपर गया, फिर उस ऊपर से वापस आ गया। जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करके ऊपर गया था उतनी एनर्जी निकाल कर वापस उसी लेवल में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं 1 पीरियड। और जिस एटम की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एटम है आपका सीजियम 133 एटम। ये 133 क्या है, ये 133 है इसका एटॉमिक मास। आपने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा, तो ये है इसका एटॉमिक मास, इसलिए उसको लिखा जाता है सीजियम 133 एटम। तो देखते हैं, अब इस डेफिनेशन समझते हैं हम स्टूडेंट्स। तो सेकेंड क्या है, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ये क्या है, ड्यूरेशन है। किसका ड्यूरेशन है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक हाइपरफाइन से दूसरे में जाता है और दूसरे से वापस एक में आता है तो उसको बोलते हैं 1 पीरियड। जब कितने पीरियड कंप्लीट कर लेंगे, 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0। इसको एज अ मोबाइल नंबर तरह याद कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 नंबर हैं इसमें।
जब ये इलेक्ट्रॉन इतने पीरियड्स कंप्लीट कर लेता है, कितने पीरियड्स कंप्लीट कर लेता है, इतने पीरियड्स कंप्लीट कर लेता है। एक पीरियड कैसे, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, इसको बोलते हैं 1 पीरियड। जब ये इतने पीरियड कंप्लीट कर लेता है तो इतने पीरियड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को? 1 सेकेंड। तो वापस इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक डेफिनेशन में डालते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन 9192 631 770 ओके पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल। 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच में वो ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब ऊपर से जाना फिर ऊपर से नीचे आना। एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांजिशन। तो इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल। जो 2 हाइपरफाइन लेवल में जो ट्रांजिशन होता है, आता जाता है, तो इतने पीरियड्स कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है कौन से एटम को, सीजियम 133 एटम को, उसको हम कहते हैं 1 सेकेंड। और यहाँ पर है ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133। ग्राउंड स्टेट का मतलब है पहले एनर्जी कम थी तो ये एटम आपका है ग्राउंड स्टेट में। जब इसको एनर्जी दे देंगे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड में 2 लेवल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं हम हाइपरफाइन लेवल। तो इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल से वापस पहले लेवल में जाता है तो उसको बोलते हैं 1 पीरियड। जब इस तरह के कितने पीरियड्स कंप्लीट करता है, इतने पीरियड्स कंप्लीट करता है। और इतने पीरियड्स कंप्लीट करने में हर बार उसको कुछ ना कुछ रेडिएशन या एनर्जी निकालना पड़ेगी या एब्जॉर्व करना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को हमने एक में डाल के डेफिनेशन बना दी। वापस से देखिए, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192 631 770 731 770 ओके यहाँ पर गलत लिख दिया, 9192 731 660 पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन मतलब ऊपर से नीचे आना, किसके बीच में जाना, बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। तो इस टाइम को कहा जाता है 1 सेकेंड। आप इसको याद करने का ट्राई करिएगा और ये चीज़ें भी आप साइड में लिख लीजिएगा, साइड नोट्स बनाकर। इस तरह से आपको डेफिनेशन ये समझ में आएगा। ये है टाइम का डेफिनेशन। इसके बाद में हम जो डेफिनेशन देखते हैं उस डेफिनेशन को बोलते हैं टेम्परेचर का डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का? जैसे एक ऑब्जेक्ट को मैंने आपको कहा कि पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे ग्लास में पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए कौन सा पानी ज़्यादा गर्म होगा? तो आप नॉर्मल सी बात कहेंगे कि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर इज़ मेजर्स अ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको नापने के लिए जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो टेम्परेचर मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी बॉडी की क्या बताता है? हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, जो कैपिटल के सिंबल है इसका। अब इसके ऐसा यूनिट की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट तो है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है आपका, वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं। हम सबको पता है वाटर की पहली स्टेट तो वही होती है लिक्विड स्टेट वाटर, दूसरा स्टेट होता है सॉलिड स्टेट आइस, और तीसरा स्टेट होता है वेपर स्टेट या फिर गैस। तो पानी की 3 फेज होती है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर, आइस एंड वेपर। ओके, ये जो तीनों स्टेट होती है, आपने कहीं यह देखा है कि कहाँ पर ये तीनों स्टेट साथ में मिले? ये तीनों स्टेट एक साथ जिस पॉइंट पर मिलती है, आपने पानी को, बर्फ़ को और जो वेपर होती है, क्या इन तीनों चीज़ों को साथ में देखा है कहीं पर? देखिए ध्यान से देखा होगा आपने कहीं टब में पानी डाला होगा,
उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाली होगी, और बर्फ़ के साथ में आपने कुछ टाइम बाद देखा होगा कि यहाँ से हल्की हल्की क्या निकल रही है, वेपर भी निकल रही है। इसका मतलब ये तीनों स्टेट, जो तीनों स्टेट हैं, तीनों स्टेट साथ में भी हो सकती है। यहाँ पर देखो बर्फ़ भी है, पानी भी है और वेपर भी है। इसका मतलब तीनों स्टेट क्या होगी, साथ में होगी। और जब तीनों स्टेट साथ में होती है तो पानी का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस स्टेट को ही ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ट्रिपल क्यों, क्योंकि तीनों चीज़ें साथ में मिल गई। जब तीनों चीज़ें साथ में मिल जाती है तो उसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस टाइम जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, इस टाइम जो टेम्परेचर होता है, तो देखिए कितना टेम्परेचर होता है इस टाइम जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स। जब पानी की तीनों स्टेट साथ में होती है, तीनों स्टेट एक साथ मिल जाए आपको, तो इतना टेम्परेचर मिलेगा आपको। कितना टेम्परेचर, 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है किस में नापा है, डिग्री सेल्सियस में नापा है। हमें केल्विन में यूनिट्स चाहिए। ओके, ये जो टेम्परेचर है, अच्छा आपने एक कन्वर्जन देखा होगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से होता है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 273.15 केल्विन के बराबर होगा। तो अगर मुझे 0.01 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा मालूम है कि जब भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 जोड़ दिया जाता है डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो केल्विन में अगर मुझे ये वाली क्वांटिटी कन्वर्ट करना है तो क्या करें, इसमें 273 जोड़ दें, तो 0.01 में 273 जोड़ देंगे, 0.15 जोड़ देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये यूनिट, पूरी केल्विन में। जुड़े इसको, कितना होगा 273.15 केल्विन। इसका मतलब ये है जो ट्रिपल पॉइंट होता है जिसमें पानी की तीनों स्टेट साथ में मिल जाती है, उस टाइम जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कितना होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। और हमें ये पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273.15 केल्विन के लिए। जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें इतना जोड़ा जाता है, इस फ्रैक्शन को जोड़ा जाता है। अगर 0.01 को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी 273.15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 273.16 केल्विन। अब ये तो 273.16 केल्विन है, हमें 1 केल्विन की डेफिनेशन बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 1 केल्विन की डेफिनेशन बनाना है तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स 273.16 का डिवाइड लगा दो। अगर 273.16 केल्विन है तो इसमें 273.16 का डिवाइड लगा दिया जाएगा, डिवाइड लगा दिया जाए या फिर इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फ्रैक्शन भी वही है, 1/273.16, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 273.16 से 273.16 कट जाएगा और कितना बचेगा, 1 केल्विन। तो 1 केल्विन का डेफिनेशन आ जाएगा। तो डेफिनेशन कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर है। किसका टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर, जो डिग्री सेल्सियस में था जिसे हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 273.15 जोड़ के। तो ये टेम्परेचर किसका है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के टेम्परेचर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 1/273.16 से, तो ये से ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 केल्विन। तो 1 केल्विन का डेफिनेशन बन जाएगा। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या बनेगा, द 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन है, 1/273.16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सिंपल सा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के टेम्परेचर में 1/273.16 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा, 1 केल्विन का डेफिनेशन बनेगा। तो 1 केल्विन के डेफिनेशन में स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की।